बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स, जिसे हिंदी में रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। आज इसमें पढ़ेंगे यहाँ पर शून्य कोट के लिए समाकलित वेग समीकरण। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए हैं कि वेग स्थिरांक की इकाई को किस प्रकार से शून्य कोट के लिए, प्रथम कोट के लिए, द्वितीय कोट के लिए किस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं, किस प्रकार से पहचानते हैं कि यहाँ पर वेग स्थिरांक की इकाई से किस प्रकार से उसका हम कोट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसको हम जिक्र किए हैं। और औसत वेग और ताक्षणिक वेग के बारे में भी बातें हुई हैं। तो यहाँ पर आज उसी के आगे हम एक औसत वेग और ताक्षणिक वेग जब बता रहे थे, आपको एक इक्वेशन दिया गया था, तो जिसको यहाँ पर आपको याद रखना है, उसी के हम आगे यहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर मान लेते हैं, माना कोई अवक्रिया, यहाँ पर क्या है, ये रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, ये प्रोडक्ट बन रहा है, इसको याद रखेंगे। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, तो यानी कि इसमें हम आपको औसत वेग और ताक्षणिक वेग में आपको 2-3 फार्मूला बताए थे, जिसको हम यहाँ पर ये नोट कर रहे हैं। तो यानी कि फार्मूला हम क्या बताए थे, यानी कि -d एक्टिव मास ऑफ R अपान ये क्या हो जाएगा, dt, अर्थात यहाँ पे अभिकारक के सांद्रता में हुआ परिवर्तन अपान यहाँ पर परिवर्तन होने में लगा समय। तो यानी कि इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर k एक्टिव मास ऑफ R पावर n, जहाँ पे एक k क्या है, k हमारा वेग स्थिरांक है, और यहाँ पर n क्या है, n इक्वल टू क्या है, अभिक्रिया की कोटि। क्या है, अभिक्रिया की कोटि, इसको याद रखें। तो यहाँ पर देखेंगे शून्य कोट के लिए हम अभिक्रिया की बात करें, यानी कि शून्य कोट अभिक्रिया के लिए, शून्य कोट अभिक्रिया के लिए n की वैल्यू क्या होता है, शून्य होता है। हम आपको ये बताए थे शून्य कोट की अभिक्रिया क्या होता है, उसमें हम बताए थे कि अभिकारक के सांद्रताओं पर लगाए गए धातु के योगफल जब शून्य होता है, यानी कि योग जब शून्य होता है, उसे हम शून्य कोट की अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर अर्थात यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें n इक्वल टू 0। जब यहाँ पे इसका हम कुछ इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि n की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर हमको क्या मिलेगा, हमको एक मिलेगा -d एक्टिव मास ऑफ R अपान ये क्या हो जाएगा, dt, अर्थात यहाँ पे अभिकारक के सांद्रता में हुआ परिवर्तन अपान परिवर्तित होने में लगा समय, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर n की वैल्यू हम यहाँ पर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। अब एक फार्मूला इसको याद रखेंगे, किसी का पावर यदि 0 होता है, उसकी वैल्यू सदैव कितना होता है, 1 होता है। यानी कि x पावर इज इक्वल टू 0, x पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1, इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पर यानी कि इसका पावर क्या है, 0 है, तो इसकी वैल्यू कितना होगी, 1 होगी। तो उसी को हम यहाँ पर लिख रहे हैं माइनस, यहाँ पे अभिकारक के सांद्रता में हुआ परिवर्तन अपान क्या हो जाएगा, डेल्टा t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर वेग स्थिरांक है, जहाँ पर k क्या है, वेग स्थिरांक है, और इसकी मान कितना हो जाएगा, इनटू 1। तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -d है, यहाँ पर हो जाएगा r अपान क्या हो जाएगा, dt, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k। इस इक्वेशन को हम इस प्रकार से भी इसको हम इधर कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं यहाँ पर अभिकारक के सांद्रता में हुआ परिवर्तन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ये हमारा
ये k है, तो यानी कि ये हो जाएगा माइनस के डी टी। ये क्या हो जाएगा, माइनस के डी टी। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ पर इक्वेशन मान नहीं सकते हैं, कोई जरूरी भी नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे ये क्या हो जाएगा, माइनस के टी टी। यहाँ पर एक चीज हम ध्यान देंगे, यहाँ पर इक्वेशन यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे जब अपक्रिया नहीं हुआ था, यानी कि अपक्रिया होने से पहले यहाँ पर t इक्वल टू क्या था, समय, यानी कि स्टार्ट नहीं हो, जब अपक्रिया हुआ ही नहीं, प्रोडक्ट बना ही नहीं, उस समय को हम क्या मान लेते हैं, जीरो मानते हैं। जब अपक्रिया नहीं हुआ है यानी कि कह सकते हैं अपक्रिया होने से पहले, जैसे ही स्टार्टिंग होने से पहले उस समय क्या होता है, जीरो होता है, अर्थात t इक्वल टू क्या है, जीरो मान लेते हैं। तो उस समय यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अभिकारक के सांद्रता में हुआ परिवर्तन, ये क्या हो जाएगा, यानी कि एक्टिव मास ऑफ r इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये मान लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा ऊपर हम लिख देते हैं, यहाँ पर चलिए हम लिख देते हैं t इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर ये एक्टिव मास ऑफ r की वैल्यू क्या हो जाएगा, r नॉट। इसका यहाँ पर मान लेते हैं क्या हो जाएगा, r नॉट हो जाएगा। यदि यहाँ पर t इक्वल टू क्या है, यानी कि t इक्वल टू हम मान लेते हैं t समय पश्चात, कोई भी यहाँ पर t, जहाँ पे t इक्वल टू कुछ भी समथिंग हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर t इक्वल टू t, यानी कि t समय पश्चात कह सकते हैं। t समय पश्चात देखेंगे इस अभिकारक के सांद्रता में हुआ परिवर्तन, क्या हो जाएगा, RT। इसको यहाँ पर याद रखेंगे, इसी को हम ऐसे लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पर जब t इक्वल टू जीरो था, तब यहाँ पर ये रिएक्टेंट अर्थात इसका अभिकारक में सांद्रता में हुआ परिवर्तन क्या हो गया, यहाँ पर R नॉट। और जब ये t इक्वल टू कितना है, t इक्वल टू समय, यानी t समय पश्चात, यहाँ पर तो ये रिएक्टेंट का यहाँ पर अभिकारक के सांद्रता में हुआ परिवर्तन क्या हो गया, यहाँ पर RT। उसको याद रखेंगे यहाँ पर। अब उसी को हम यहाँ पर इसके आगे जो d एक्टिव मास ऑफ r इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के डी टी, यानी कि इसको हम क्या करते हैं, दोनों ओर समाकलन करने पर, इसका दोनों ओर हम इधर लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण दो का दोनों ओर समाकलन करने पर, ध्यान देंगे यहाँ पर, जब इस इक्वेशन को हम यहाँ पर समाकलन करते हैं, तो समाकलन यानी कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसको ध्यान देंगे, यानी कि जब अपक्रिया स्टार्ट नहीं हुआ था, उस समय अभिकारक की सांद्रता R नॉट था, और t समय पश्चात अपक्रिया की सांद्रता कितनी हो जाती है, RT हो जाता है। तो यानी कि जो स्टार्टिंग होने से पहले उस समय हम मान लेते हैं, जब यहाँ पर समाकलन निकालेंगे, तो यानी कि इसको अपक्रिया होने से पहले यानी उसको लोअर लिमिट में लिखते हैं, और अपक्रिया होने के उपरांत यानी कि उसका जो उसमें हुआ परिवर्तन, उसको हम अपर लिमिट लिखते हैं। तो यानी कि यहाँ पर एक इसका हो जाएगा, यहाँ पर ये समाकलन बोलेंगे, समाकलन d एक्टिव मास ऑफ r, यहाँ पर लोअर लिमिट R नॉट, अपर लिमिट क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैसे समय के केस में भी लिखेंगे, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, t इक्वल टू जीरो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, t इक्वल टू जीरो। और यहाँ पर देखिए कह सकते हैं, यहाँ पर t को हम क्या लिए हैं, t बराबर क्या था, जीरो, तो यहाँ पर जीरो लिमिट टू क्या हो जाएगा, ये t इक्वल टू टी, यानी कि समय के केस में ये अभिकारक की सांद्रता में था, और यहाँ पर ये देखेंगे समय के केस में है, यानी कि t इक्वल टू जीरो, यानी कि समय जो है स्टार्टिंग क्या था उसका, यहाँ पर जीरो था, तो
जीरो उस समय यहाँ पर आपकी कारक की स्थान था R0 था, और यहाँ पर ये देखेंगे टी जब टी समय पश्चात इसकी सामता क्या हो गई, RT हो गई, यानी कि इसको लोअर लिमिट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, अपर लिमिट बोलेंगे, जो बाद में समय यहाँ पर मिला है। तो यानी कि यहाँ पर ये हमारा क्या मिल जाएगा, माइनस के dt, क्या मिल जाएगा, माइनस के dt। अब यहाँ पर देखिए एक फार्मूला आपको हम बता दें कि समाकलन निकालने के लिए, चलिए हम इधर नोट कर देते हैं। ये फार्मूला यहाँ पर है कि किसी भी समाकलन को निकालने के, यानी कि समाकलन अगर से dx हो, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या आता है, x आता है, और इंटीग्रेशन ऑफ dy निकालते हो तो यहाँ पर क्या आएगा, y आएगा, और यहाँ पर इंटीग्रेशन यहाँ पर dz निकालते हैं तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, az आएगा। तो यहाँ पर उसी के केस में देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसको देखेंगे dx जैसा दिखाई दे रहा है, तो जो हमारा आंसर किसमें आएगा, यानी कि dx इज इक्वल टू इसमें dx की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा, r आएगा, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं ये किसमें आएगा, r में आएगा, यहाँ पर ये r में आएगा। इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं, तो ब्रैकेट में क्या करेंगे, तो यहाँ पर R0 ये क्या हो जाएगा, RT, यानी कि t समय इसके सामने होगा। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे इसमें यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसी को एक लाइन हम चलिए और बढ़ा देते हैं समझने के लिए, चलिए इसको भी बाद में लिखते हैं। ये यहाँ पर इसका समाकलन जब करेंगे तो समाकलन करने पर यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, चलिए यहाँ पर समाकलन ही कर देते हैं, तो ये हमको मिलेगा, ये r एप्टिकॉस ऑफ r, और यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, R0, यहाँ पर हो जाएगा क्या, RT हो जाएगा। अब इक्वल टू इसको देखेंगे, ये हमारा कांस्टेंट, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम पहले लेके आएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस, क्योंकि कांस्टेंट का समाकलन नहीं निकलता है, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसको एक लाइन और बढ़ा देते हैं, ये 0 to 80, ये इसका समाकलन dt, यानी कि यहाँ पर देखेंगे समाकलन dt मतलब यहाँ पर dx, इसका समाकलन क्या आएगा, t आएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 80 cos ऑफ r, यहाँ पर ये हो जाएगा ये R0, ये क्या हो जाएगा, RT इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस के। अब यहाँ देखेंगे इसका समाकलन जब निकालेंगे, यहाँ पर समाकलन क्या आ जाएगा, यहाँ पर t, समाकलन क्या आ जाएगा, यहाँ पर t में इसका समाकलन देखेंगे यहाँ पर ये क्या मिलेगा, ये 0 to t। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर एक्टिव मास ऑफ इसका जब हम और सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, ये RT माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे R0 RT माइनस, यानी कि ज़्यादा यहाँ पर जो ये परिवर्तित हुआ है, परिवर्तन जो इसमें सांद्रता में परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन कितने का हुआ है, RT माइनस क्या हो जाएगा, R0 इज इक्वल टू यहाँ पर ये क्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के। अब यहाँ पर देखेंगे ब्रैकेट में हो जाएगा, यहाँ पर ये t माइनस 0, t माइनस क्या हो जाएगा, 0। अब इसी को हम यहाँ पर देखेंगे RT माइनस R0 इक्वल टू हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस KT, और ये 0 का मल्टीप्लाई 0 होगा, यानी कि हम इसको नहीं लिखते हैं, यहाँ पर 0 का मल्टीप्लाई 0 होगा, तो इसलिए 0 में इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम RT बराबर क्या लिख सकते हैं, तो RT बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी कि RT यहाँ पर लिखते हैं RT इक्वल टू हो जाएगा, ये R0 इधर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर माइनस KT और प्लस क्या हो जाएगा, R0। इस इक्वेशन को हम यहाँ पर याद रखेंगे, इस इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब जो है हम इसके आगे बढ़ेंगे कि इसको हम ग्राफीय निरूपण में किस तरह से प्रदर्शित करेंगे, यानी कि शून्य कोट के लिए समाकलित वेग समीकरण का ग्राफीय निरूपण। तो इसको आप सभी नोट कर लेंगे, हम इधर इसको मिटा देते हैं और इधर जो है उस ग्राफ को हम समझाते हैं।
आगे देखेंगे यहाँ पर एक मैथ में जो है यहाँ पर एक फार्मूला बताया गया है y इक्वल टू mx प्लस सी। इस फार्मूले को याद रखेंगे। यहाँ पर y इक्वल टू mx प्लस सी, इसको यहाँ पर समझते हैं जहाँ पे m क्या है, m जो है यहाँ जहाँ पे m क्या है, m इक्वल टू यहाँ पे स्लोप है। स्लोप का मतलब होता है पारगम्यता। अब यहाँ पर इसको समझेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा जब यहाँ पर देखेंगे हम दो कंडीशन यहाँ पर हो सकता है, जब m की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव में दिया हो और यहाँ पर देखेंगे m की वैल्यू निगेटिव में दिया हो, तब दोनों के केस में हम रेखा प्रवणता अर्थात यहाँ पे सी की वैल्यू सी को हम ग्राफिक निरूपण में किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे हम दो कंडीशन यहाँ पर बनेगा, यानी कि दो ग्राफ बनेगा। यानी कि यहाँ पर हम बात करें किसमें यानी कि y और इधर क्या है x है, इधर क्या है y है, इधर क्या है x है। यहाँ पर हम ये बता रहे हैं जब m की वैल्यू पॉजिटिव में दिया हो तब, जब m की वैल्यू पॉजिटिव में दिया हो तब यहाँ पर a मान लेते हैं, यहाँ पर इसकी पॉइंट क्या है c। जब m की वैल्यू पॉजिटिव में दिया हो तब हमारा जो एक ग्राफ बनेगा, एक मान लेते पॉइंट c यहाँ पर है, तो जब m की वैल्यू पॉजिटिव में हो तब हमारा रेखा किधर जाता है, ऊपर की तरफ खींचा जाता है। यानी कि हमारा रेखा ऊपर की तरफ यहाँ पर खींचा जाता है ये तब जब यहाँ पर m इक्वल टू किसमें दिया हो, पॉजिटिव। इसको याद रखेंगे। यानी कि c के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, m इक्वल टू पॉजिटिव दिया हो तब हम यानी कि x और y के बीच में जो ग्राफ बनेगा ये ऊपर की तरफ बनेगा। लेकिन जब m की वैल्यू यहाँ पर निगेटिव दिया हो तब उस कंडीशन में मान लेते हैं c की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, जब m बराबर क्या है, m इक्वल टू निगेटिव है, उस कंडीशन में हम इस रेखा को हम नीचे की लाइन में खींचते हैं। यानी कि दोनों लाइन में यहाँ पर स्पष्ट हो रहा होगा कि यानी कि इस समीकरण के अनुसार अगर से देखेंगे यहाँ पर ये मैथ की चीजें हैं, इतना याद रखेंगे। यानी कि y इक्वल टू क्या है, mx प्लस सी। तो इसमें देखेंगे यहाँ पर जब m की वैल्यू पॉजिटिव होगा तो हमारा ग्राफ इस टाइप से बनेगा। जब m की वैल्यू निगेटिव दिया हो, m की वैल्यू यहाँ पर निगेटिव हो यहाँ पर, तो उस कंडीशन में तो यहाँ पर ग्राफ हमारा नीचे की तरफ बनेगा। उसी का हम इस इक्वेशन की जो यहाँ इक्वेशन नंबर 3 आया है, हम इस इक्वेशन यानी कि शून्य कोट के लिए समाकलित एक समीकरण का अगर से हम बताते हैं तो उसके लिए हमारा ग्राफ किस प्रकार से होगा उसको ध्यान देंगे। यानी कि इस इक्वेशन का यानी कि यहाँ वही लिख रहे हैं RT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस R0 का समीकरण इसका यानी कि समीकरण y इक्वल टू mx प्लस c से तुलना करने पर क्या मिलेगा हमको। अब यानी कि ये जो हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमको तुलना करेंगे, हमको यहाँ पर इस इक्वेशन को हम इसी के जानने के लिए हम नीचे लिख दे रहे हैं। यहाँ पर ये लिखा गया है y इक्वल टू mx प्लस c। इसको हम जानने के लिए, इसको समझने के लिए हम नीचे लिख दिए हैं ताकि आप समझ सकें। तो यानी कि यहाँ पर ध्यान देंगे y इक्वल टू क्या है, ये RT है और यहाँ पर ये RT है और देखेंगे mx m क्या है यहाँ पर, ये जो है k है और x क्या है, ये t है और यहाँ पर ये c क्या है, R0। अब यहाँ पर देखिए m की वैल्यू हम बताए क्या है कि m की वैल्यू को देखते हैं, यहाँ पर अगर से पॉजिटिव में आता है m की वैल्यू तब वहाँ पर रेखा हम इधर से खींचते हैं। यदि m की वैल्यू नेगेटिव आता है तो हमारा ग्राफ इधर से जाएगा। तो अर्थात यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर से हम देखें तो m की वैल्यू तो यानी कि m इज इक्वल टू क्या है, माइनस k। m इज इक्वल टू क्या है, माइनस k। इसलिए जो इसमें ग्राफ बनेगा यहाँ पर जो इसमें RT और T के बीच में जो ग्राफ यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर RT और T के बीच में यहाँ
पर जो ग्राफ बनेगा यानी कि R0, यानी कि R0 कह सकते हैं यहाँ पर, यहाँ क्या है R0, इसको नीचे लिखेंगे R0। इसका ग्राफ अब आपको समझ में आ रहा होगा, इन दोनों में से यहाँ पर ये निगेटिव है, अर्थात इसमें इसकी वैल्यू वहाँ इधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। यानी कि इस तरीके से यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं ये क्या है, शून्य कोट के लिए समाकलित वेग समीकरण का निरूपीय ग्राफ है, ग्राफीय निरूपण कह सकते हैं उसी को। यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर फिर भी हम लिख देते हैं। यहाँ पर ये क्या है, शून्य कोट के लिए समाकलित वेग समीकरण का ग्राफीय निरूपण, ये चीज है। ये जो हमारा फिगर बना हुआ है, यानी कि कह सकते हैं जो फिगर बना हुआ है इसको हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये था शून्य कोट के लिए समाकलित वेग समीकरण। इसको आप लोग अच्छे से अपने कॉपी में इसका नोट्स बना लेंगे और इसको याद रखेंगे। तो बाकी जो है और इसके आगे हम जो पढ़ेंगे शून्य कोट के लिए यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रथम कोट के लिए। प्रथम कोट के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या होगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।